दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल है। अभिमन्यु बोल रहा हूँ। आज ये सेकंड लेक्चर है मेंस का। प्रीलिम्स के पहले हम लोगों ने कुछ लेक्चर्स ये थे ज्योग्राफी पे, करंट अफेयर्स पे, ये सब पे। प्रीलिम्स के बाद में हम लोगों ने हिस्ट्री से स्टार्ट किया है, जिसमें पहला लेक्चर हम लोगों ने मौर्यन आर्ट पढ़ा, है ना। आप लोगों ने देखा ही होगा लेक्चर वो। और सेकेंड लेक्चर आज ये हम लोग पाल आर्ट पे करने वाले हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आता है। अगर आप देखोगे आर्ट एंड कल्चर, चाहे एंशियंट हिस्ट्री से, तो मौर्यन आर्ट से तो क्वेश्चन आता ही आता है, मौर्य कला से। उसके अलावा पाल कला से भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो ये पूछता है कि मेन फीचर्स ऑफ पाल आर्ट, जो बिहार में और बंगाल वाले रीजन में फ्लरिश हुआ, तो उसके मेन फीचर्स क्या हैं। सैलिएंट फीचर्स ऑफ पाल आर्ट क्रिटिकली एग्जामिन। मेन फीचर्स ऑफ पाला आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, ठीक है। फीचर्स ऑफ पाला आर्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और इसका बुद्धिज्म से क्या रिलेशन है। तो अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो कुछ ज़्यादा इधर उधर नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन बहुत ही स्टॉक ही हैं इनके। एक ही क्वेश्चन है इनफैक्ट, फीचर्स फीचर्स फीचर्स। बस लास्ट वाले में एगो रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म भी जोड़ दिया। अदरवाइज बस एक ही क्वेश्चन है कि पाला आर्ट के फीचर्स क्या हैं। अगर आप लोगों ने अच्छे से किया होगा, नोट्स अच्छा होगा, तो पाला आर्ट के फीचर्स तो एकदम, अगर आप प्रिपेयर करके रहोगे तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। और इसीलिए इन सब टॉपिक्स पे हमें एज लेने की ज़रूरत है, राइट। बिकॉज इन सब टॉपिक से क्वेश्चन जो है ना, बिल्कुल एकदम रिपीटेड आ रहे हैं। और इनमें अगर आप नंबर उठा ले जाओगे तो आपका GS1 में फिर नंबर बहुत अच्छा है। ये दोस्तों आपको बता दें कि संहार बैच का ये सब लेक्चर है, मेंस बैच का। अगर आपको इसके बारे में डिटेल चाहिए मेंस बैच का, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अगर कोई और डाउट है तो IS वैली केयर पे आप उस डाउट को भी पूछ सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम पे। तो हम लोग को PYQs जो आए हुए हैं पाल आर्ट पे, उससे क्या निकल के आता है। ये दो टॉपिक कवर करना है कि पाल आर्ट के फीचर्स क्या है, और दूसरा कि इसका बुद्धिज्म से रिलेशनशिप क्या है। अगर मौर्यन आर्ट की बात करोगे तो यही करना था। इसके अलावा मौर्यन आर्ट में ये था कि बिहार पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, राइट। पाल आर्ट में दो ही करना है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं कि कैसे क्या हुआ है, और इसको रट जाना है। ज़्यादा इसमें फिर दिमाग नहीं लगाना है। जो हम बता रहे हैं उसको फिर उसके बाद में रट जाना है। देखो, सबसे पहले हम हमेशा इस चीज़ पे आपको इम्फेसाइज करते हैं कि कोट तो एक होना चाहिए। उससे अलग बात बन जाती है हिस्ट्री ये सब में, जहाँ पे सबको पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। मॉडर्न आर्ट में सबको पता है, जो मेंस का तैयारी कर रहा है सब सीरियस ही लोग हैं, ठीक है। तो सबको पता है कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो सब प्रिपेयर करेगा। तो आप कैसे एज ले सकते हो? बाई प्रिपेयरिंग कोड्स, बाई प्रिपेयरिंग डायग्राम्स, ये सबसे आपको एज मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम हर हिस्ट्री के टॉपिक पे आपको एक कोट देंगे जो आपको चेप के आना है। इंट्रोडक्शन में चेप हुआ चाहे कंक्लूजन में चेप हुआ, लेकिन वो चेप के आना है। अगर कोट की बात करें तो देखो, ये विद्या दहेजिया आर्ट हिस्टोरियन, बहुत ही फेमस। इनका मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनकी किताब को पढ़ाया जाता है। बहुत अच्छी ये आर्ट हिस्टोरियन है, कला की इतिहासकार बहुत अच्छी हैं, ठीक है। इनका कभी अगर किताब आपको पढ़ने का मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। ये बोलती हैं कि पाल आर्ट रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ इंडियन एस्थेटिक्स एंड कल्चर। ये पाल आर्ट जो है, ये एक इंडियन एस्थेटिक्स और कल्चर का हाइट, मतलब लाइक द पिनाकल काइंड ऑफ थिंग को रिप्रेजेंट करता है। और विथ इट्स ब्लेंड ऑफ बुद्धिस्ट एंड हिंदू आइकोनोग्राफी। आपको पता है कि पालाच जो थे, गोपाल हो गए चाहे धर्मपाल हो गए, बाकी देवपाल जो भी आए, देवर बुद्धिस्ट रूलर्स। वो बुद्धिस्ट थे, राइट। तो अब जब राजा बुद्धिस्ट हो तो जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर होगा वो भी बुद्धिस्ट ही थोड़ा इन्फ्लुएंस्ड रहेगा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहेगा। जैसे अशोक की अगर आप बात करो तो ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाई बुद्धिज्म। तो कितने सारे चीज़ें उन्होंने बनवाए बुद्धिज्म से रिलेटेड, स्तूपाज एंड ऑल मोनास्ट्रीज और पिलर्स वगैरह, राइट। तो इसीलिए पालाज भी, बिकॉज वो सब बुद्धिस्ट हैं, तो वो लोग भी खूब धुआं उड़ा उड़ा के बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर बनवाएंगे, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम चूंकि जनता जो है वो हिंदू है भाई, बंगाल बिहार रीजन में मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द जनता हिंदू ही है। तो एक अच्छा जो राजा है, एक अच्छा जो शासक है, वो जो जनता है उसके भी तो इमोशंस और सेंटिमेंट्स की कदर करेगी, राइट। और इसीलिए हिंदू टेम्पल्स, रिलीजियस टॉलरेंस, ये सब इन लोगों ने दिखाया, और हिंदू टेम्पल्स और हिंदू आर्किटेक्चर भी इन लोगों ने डेवलप किया। देयरफॉर विद्या दहेजिया इज सेइंग कि ये हाइट रिप्रेजेंट करता है विथ ब्लेंड ऑफ बुद्धिस्ट एंड हिंदू आइकोनोग्राफी एंड एक्सक्विजिट क्राफ्ट्समैनशिप। ये सब देखो ना, मतलब बड़े बड़े शब्द हैं, लेकिन इससे अच्छा लगता है पढ़ के। दैट इज द थिंग। We are here to gain more marks in mains, and these are the words
दैट विल हेल्प यू गेन मोर मार्क्स। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। हम लोग समझेंगे जो पाल आर्ट से जो भी हमें दो चीज़ करना है कि फीचर्स क्या है इसके और इसका बुद्धिज्म से क्या रिलेशनशिप है। बट आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो पहली बार मेंस की तैयारी कर रहे होंगे एंड बहुत बार मेंस में जो चीज़ें रटनी है आपको वो बहुत ही आसान हो जाती है अगर आपको कॉन्टेक्स्ट भी पता हो। इसीलिए थोड़ा सा पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग समझेंगे। कभी कभी 38 नंबर का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इंट्रोडक्शन लिखने के लिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बड़ा काम आएगा। आपको 38 नंबर वाले क्वेश्चन में जो इंट्रोडक्शन लिखना होता है वो एक पैराग्राफ का लिखना होता है और उसमें फिर आपको कंटेंट चाहिए, तो ये सब कंटेंट आपको मिल जाएगा यहाँ से। ये आपको मैं थोड़ा सा हिस्ट्री समझा देता हूँ कि कैसे पालाज का राइज होता है। आपको पता है कि अगर आप इंडियन हिस्ट्री की बात करें दोस्त, अगर आप एंशियंट हिस्ट्री हमारे अगर प्राचीन इतिहास की बात करें भारत की, तो जो गुप्ताज का रीजन था 320 एडी से 600-650 तक उनका रूल रहा। इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल पीरियड, क्योंकि इसी रीजन में इसी टाइम में जो है बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे डेवलपमेंट होता है। आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, टेम्पल आपके टेम्पल आर्किटेक्चर आपका इसी टाइम में आता है। ठीक है, शुरुआत होती है। तो गुप्ताज का टाइम इसीलिए बोला जाता है कि गोल्डन पीरियड हमारे हिस्ट्री के लिए, एंशियंट हिस्ट्री के लिए तो कम से कम, और इसको क्लासिकल पीरियड भी बोला जाता है। और ये आपको पता है कि गुप्ताज लोग भी यही यूपी, बिहार और ये सब रीजन में पूरा नॉर्दर्न इंडिया में बहुत इनका गढ़ था। नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर द गुप्ता राज? व्हाट हैपेंस आफ्टर द गुप्ता अंपायर वैनिशेज? 600 साढ़े 600 ईस्वी में जब गुप्ता अंपायर का खात्मा होता है, व्हेन इट डिक्लाइंस, तब क्या होता है? तब उसके बाद में एनार्की फैल जाता है। उस टाइम में बंगाल में एक गौड़ करके रीजन है, वहां पे गौड़ डायनेस्टी आती है और उसके सबसे बड़े राजा हुए शशांक। ठीक है, लेकिन उनका भी देहांत 600 साढ़े 600 के आसपास में हो जाता है, 650 तक ये चलता है, उसके बाद में उनका देहांत हो जाता है। तो उसके बाद में एनआरकी पूरा आ जाता है बिहार और बंगाल वाले रीजन। मतलब कि कुछ भी लॉ है ही नहीं, लॉलेसनेस हो गया है, कोई भी इम्पोजिंग ऊपर से सेंट्रल अथॉरिटी ही नहीं है। तो उस केस में क्या हो रहा है कि अलग अलग छोटे छोटे रीजन्स में जो चिफ्टेंस है, जो छोटे छोटे सरदार लोग हैं उस एरिया के, वो सब आपस में लड़ा रहे हैं कि ऐ साला ऐसे कैसे होगा। तो ये जो अनार्की है, इसी अनार्की में बहुत सारे जो चिफ्टेंस लड़ रहे हैं, तो उसमें एक चिफ्टेन, एक सरदार था, एक छोटे से समूह का एक सरदार था जिसका नाम था गोपाल। और वो सारे सरदार को आपस में कन्विंस करता है कि तुम लोग हमको अपना चीफ चुन चुन लो। और सारे सरदार लोग, बाकी लोग मान जाते हैं, चिफ्टेन लोग। एंड देयरफॉर गोपाल इज इलेक्टेड एज द रूलर। उस बंगाल रीजन में गोपाल जो है, ही इज इलेक्टेड बाय चिफ्टेंस एज द रूलर इन दैट रीजन। और ये 750 के आसपास की बात है, 750 ईस्वी के आसपास की बात। और यही गोपाल के चुने जाने के बाद में पाल डायनेस्टी का स्थापना। और ये पाल क्यों नाम पड़ा? क्योंकि जितने भी रूलर्स अगर आप देखोगे पाल डायनेस्टी के, तो सबके सफिक्स में पाल है, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महीपाल। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पाल डायनेस्टी पड़ा। ना गोपाल जो थे ना, वो खुद ही बुद्धिस्ट थे, वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। तो अब बौद्ध धर्म को कोई फॉलो करेगा तो बुद्धिज्म को पैट्रनाइज करेगा, उससे रिलेटेड जो भी चीजें होगा वो करेगा, ये तो मतलब जाहिर सी बात है। ठीक है, तो पालाज जितने भी हुए, चूंकि गोपाल के ही बाकी सब वंशज हैं, तो सब बुद्धिस्ट हुए, तो सब लोगों ने पैट्रोनाइज किया बुद्धिज्म को। ठीक है, तो गोपाल पहले आते हैं, 750 से 770 ईस्वी तक ये काम करते हैं। और चूंकि हमेशा देखोगे अगर आप, तो जो पहला राजा होता है वो उतना ज्यादा धमाल नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको तो सेट करने में ही जो है, किसी भी डायनेस्टी का पहला जो एम्पायर होता है ना, वो उतना ज्यादा तुर्रम खान नहीं हो पाता है, क्योंकि यार पहली बार आप सेट कर रहे हो तो थोड़ा स्टेबल करने में ही आपका पूरा टाइम चला जाता है। आप मौर्यन एम्पायर का बात कर लो तो सबसे बड़ा राजा अशोक हुए, जबकि फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य हैं। गुप्ता की अगर बात कर लो तो उसी तरीके से समुद्रगुप्त वॉज नॉट द फाउंडर, क्योंकि आपको जब विरासत में मिलता है एक मतलब एस्टेब्लिश्ड एम्पायर ना, तो फिर आप उसके ऊपर में बहुत बड़े लेवल पे उसको एक्सपैंड करते हो। तो उसी तरीके से अगर पाल डायनेस्टी की बात करोगे तो गोपाल ने फाउंड तो किया, बट सबसे बड़ा राजा जो पाल डायनेस्टी का हुआ वो हुआ धर्मपाल। और वो गोपाल का बेटा, वो क्या हुआ, धर्मपाल, बहुत ही ज्यादा रीजन में एक्सपैंड करता है पाल डायनेस्टी को। अलग अलग मोनास्ट्रीज, महाविहाराज की जो हम लोग बात करते हैं वो धर्मपाल बनवाता है। ठीक है, विक्रमशिला यही बनवाता है, सोमपुरा यही बनवाता है, उदंतपुरी जो है वो गोपाल बनवा के गए हुए रहते हैं। ये सब हम लोग आगे में देखेंगे।
ये जो धर्मपाल है ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में भी पार्टिसिपेट करते हैं। देखो दोस्तों, उस समय में अगर आप 750-800 ईस्वी के बाद के टाइम की बात करोगे तो कन्नौज आपको यूपी में जगह है ना। कन्नौज बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना प्लेस था, और उसके लिए उसको कब्जा करने के लिए अलग अलग डायनेस्टी के राजा लोग जो है लड़ रहे थे। तो ये जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल था, एक तरफ पालाज आपके, दूसरी तरफ आपको गुजरात साइड से गुर्जर प्रतिहाराज, और तीसरी तरफ से जो है नीचे से राष्ट्रकूटाज। ये तीन लोग कन्नौज को कब्जा करने के लिए जो है लड़ाई कर रहे हैं, पालाज, गुर्जर प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटाज। ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि जब ये कब्जा करने के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो लास्ट में वैसे जीत होती है गुर्जर प्रतिहाराज की। ठीक है। और इसमें जो है पालाज की हार होती है, राष्ट्रकूटाज की भी हार होती है। तो धर्मपाल वाज द वन कंटेस्टिंग इन दिस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फ्रॉम द पाला डायनेस्टी। ठीक है। तो ये धर्मपाल का बहुत ही ज्यादा जो है ना, मतलब लाइक वाइड विजन था, एम्बिशियस थे वो। ठीक है। धर्मपाल के बाद में देवपाल आते हैं, देवपाल के बाद में लास्ट में महिपाल, ये सब के बाद में खत्म हो जाता है। ठीक है। रामपाल जो है लास्ट में आते हैं, उसके बाद में डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है। और 12th सेंचुरी के टाइम में फिर सेना डायनेस्टी, यहाँ पे सेना डायनेस्टी आप बोल दो, बंगाल रीजन में स्थापित हो जाता है। इसीलिए कभी कभी अगर आप देखोगे तो पाला आर्ट को पाला सेना आर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि सेना डायनेस्टी का भी इसमें जो है कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, कभी भी अगर आपको क्वेश्चन पूछता है पाल डायनेस्टी से, पाल आर्ट से, तो हमेशा ये चीज आप मेंशन करो, कोई और नहीं करेगा, मैं आपको बता रहा हूं कोई और नहीं करेगा, लेकिन आपको करना है कि भाई कहाँ से हमें पता चलता है पाला आर्ट के बारे में, कहाँ से पता चलता है पाला डायनेस्टी के बारे में। तो ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, आई एम नॉट सेइंग कि बस एकमात्र यही सोर्स है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है आपका धर्मपाल के द्वारा, वही जो सबसे बड़ा राजा हुआ पाल डायनेस्टी का, उसी के द्वारा एक कॉपर प्लेट का इंस्क्रिप्शन है खलीमपुर में, वहीं से बहुत सारी चीजें पता चलती है। तो खलीमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बाय धर्मपाल गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द पाला आर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद करके रखोगे, एग्जाम में मेंस में लिख के आना है, कोई और नहीं लिखेगा, आप लिख दोगे और एकदम जो है मजा आ जाएगा, आपको नंबर दे देगा कि वी गेट द मेजर सोर्स ऑफ पाल आर्ट इज द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बाय किंग धर्मपाला इन खलीमपुर, या फिर खलीमपुर कॉपर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बाय किंग धर्मपाला गिव्स अस एन अकाउंट ऑफ द पाला आर्ट ऑफ द। ठीक है। तो ये आपको कहीं भी चिपका देना है ले जाके। ठीक है। ओके। उसके बाद में जो है आपको पता है कि बुद्धिज्म अगर आप बात करोगे तो बुद्धिज्म का जो स्टार्टिंग जर्नी होता है अशोक सम्राट के टाइम से, तो बहुत सारे और भी रूलर्स लोग जो है पैट्रनाइज करते हैं बुद्धिज्म को, लेकिन लास्ट जो पैटर्न्स होते हैं बुद्धिज्म के वो पालाज ही होते हैं, और इसीलिए इसको लास्ट ग्रेट फेज ऑफ बुद्धिज्म बोला जाता है। इसके बाद में बुद्धिज्म डिक्लाइन होने लगता है। ठीक है। रैपिडली डिक्लाइन हो जाता है। तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपका होगा। अब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि इंट्रोडक्शन अगर आपको लिखना हो पाल आर्ट के लिए तो कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले तो आप याद करो कि इसका टाइमलाइन क्या है, 8th to 12th सेंचुरी सीई। इसको ऐसे ही लिखना है कि पाला आर्ट फ्लरिस्ट, इतने टाइम पीरियड इसका क्या है, ये है, और किस रीजन में, बंगाल और बिहार वाले रीजन में। अब इससे काम नहीं चलेगा, इसके साथ आप ये भी बनाओ, ये मैप जो है आप बना दो, बड़ा ही इजी मैप है, इसमें कुछ आपको नहीं करना है। इसमें उस समय में देखो, आज ना पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग अलग हो गया, उस समय तो सब सिमिलर ही था। तो आपको कुछ नहीं ऐसा करना है, आपको जो है ऐसे पकड़ के ऐसे जोड़ देना है, ये पाकिस्तान बांग्लादेश इधर हो गया, और इसको ऐसे घेर के ऐसे कर दो, एंड यहाँ पे फिगर में लिख दो ये पाला अंपायर। ठीक है। दिस इज व्हाट यू विल हैव टू डू। ये अगर आप नहीं करोगे दिक्कत होगा। एक इमेज बना देना, एक फिगर बना देना। आई एम टेलिंग यू, ये सही में अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, अगर किसी ने बोला है तो ऐसे ही नहीं बोला। अब बात मानो मेरी, आप किसी भी टॉपर का आंसर कॉपी उठा लेना, बीपीएससी का नहीं यूपीएससी का मैं बात कर रहा हूँ। अब देखना कि कितना उन लोगों ने जो है यूज किया है डायग्राम्स, फिगर, ये सब का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि टाइमलाइन क्या है, किस टाइम में ये पाला आर्ट फ्लरिश होता है, और रीजन क्या है, बंगाल बिहार, एक मैप के थ्रू आपने दिखा दिया। अब बुद्धिज्म के फॉलोअर्स थे, एंड देयरफॉर देयर आर्ट वाज आल्सो हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, नो डाउट इन दैट, ऑब्वियसली इट विल हैपन, मतलब हमेशा ये होगा ही होगा। उसके बाद में पाला आर्ट में अब हम बता रहे हैं कि पाला आर्ट में क्या क्या है। भाई पाला आर्ट में आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर है, पेंटिंग है, ये सब चीज़ है। आर्किटेक्चर का मतलब बिल्डिंग विल्डिंग, चाहते आज बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। स्कल्पचर का मतलब मूर्ति उर्ति बना रहे हैं। पेंटिंग का मतलब, पेंटिंग का मतलब तो आप समझते हैं चित्रकला।
तो ये सब जो है ना, सारी चीज़ें इस पाला आर्ट में आती है और ये सब इंस्पायर्ड हैं बुद्धिस्ट थीम्स से, ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि लिंक विथ बुद्धिज़्म भी पूछा है आगे में, उसको भी हम लोग करेंगे, उसको भी हम लोग एनालाइज़ करेंगे, बट ये भी आपको ध्यान रखना है। अब फीचर्स ऑफ पाला आर्ट अगर आप बात करोगे, तो सबसे पहले तो हम क्लासिफ़ाई करेंगे पाल आर्ट को, और ये बना देना फिगर। पाल आर्ट ऐसे करके, इतना ऐसे नहीं बनाना है, बस ऐसे पाल आर्ट करके यहाँ पे आर्किटेक्चर, यहाँ पे पेंटिंग, यहाँ पे स्कल्पचर, इस तरीके से बना देना। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्लासिफाई कर दिए कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर में एक तो आपका हो गया आर्किटेक्चर, मकान उकान बड़े बड़े, एक आपका हो गया पेंटिंग, और तीसरा आपका हो गया स्कल्पचर। आर्किटेक्चर में बड़े बड़े बिल्डिंग्स क्या, महाविहाराज, मोनास्ट्रीज, जो कि मॉन्क्स के रेसिडेंस के लिए होते थे। मोनास्ट्रीज में जहाँ पे ठहरने का जो जगह होता था, उसी को मोनास्ट्रीज बोल दो, महाविहारा बोल दो, या फिर विहाराज बोल दो, ठीक है? तो मोनास्ट्रीज के लिए, मोनास्ट्रीज ने बहुत बड़े बड़े बनवाए महाविहाराज, ठीक है? वो हम लोग देखेंगे, विक्रमशिला, ये सब जो है। उसके बाद में चैत्याज, ये बुद्धिस्ट टेम्पल्स होते हैं। चैत्याज जैसे हिंदू का मंदिर होता है, तो बुद्धिज्म में चैत्याज बोलते हैं उसको, टेम्पल जहाँ पे मॉन्क्स लोग जाके वर्शिप करते हैं, राइट? टेम्पल का यही काम है। उसके बाद में ये टेम्पल्स, ये वाले हैं, ये हिंदू टेम्पल्स हैं, ठीक है? हिंदू में टेम्पल को टेम्पल कहते हैं। और स्तूपाज आपके कौन हो गए, कि जहाँ पे रेलिक्स हैं बुद्धा के, जो भी अवशेष हैं बुद्धा के, उसको आप इंश्राइन करते हैं वहाँ स्तूपा से, मतलब कि उसको आप कवर करते हैं एक स्तूप बना के। तो ये चार चीज़ आपके आर्किटेक्चर में। पेंटिंग की अगर बात करें, तो एक आपका होता है मैन्यूस्क्रिप्ट पेंट। मतलब कि क्या हुआ कि जैसे मान लो कोई किताब लिखा रहा है, पहले जो होता था, पाम लीव्स पे किताब लिखाता था, पत्ता होता पे किताब लिखाता था, कुछ उस पे जो भी है राइटिंग की जाती थी। तो उस मैन्यूस्क्रिप्ट में, पाम लीफ के मैन्यूस्क्रिप्ट में क्या होता था कि इलस्ट्रेशन भी किया जाता है। जैसे आज भी अगर आप पिक्चर बुक्स कोई पढ़ते होगे बच्चों वाला, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लिखा हुआ रहता है और उसके साथ में कुछ इलस्ट्रेशन भी किया हुआ रहता है कि विजुअलाइज भी कर पाए आप, राइट? तो उसी तरीके से ये मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग होता था। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि भाई कोई किताब है, उसमें पेंटिंग करके आप इलस्ट्रेट किए हुए हो उसके कंटेंट को, तो दैट इज पेंटिंग। तो ये मिनिएचर पेंटिंग हो गया ना, क्योंकि आप किताब में वो कर रहे हो, पाम लीफ पे कर रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड मिनिएचर पेंटिंग। क्या बोलते हैं इसको? मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है? और उसके बाद में दूसरा होता है वॉल पेंटिंग, दीवालों पे डेकोरेशन करने के लिए जो है अगर आप करते हो, तो उसको हम लोग वॉल पेंटिंग बोलते हैं। तो पेंटिंग को दो कैटेगरी में हमने यहाँ पे डिवाइड कर दी। स्कल्पचर की अगर बात करें, मूर्ति कला की, तो एक तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ब्रॉन्ज स्कल्पचर। अगर आप बात करोगे पालास की, तो उन लोगों ने ब्रॉन्ज का बहुत ही लार्ज स्केल पे यूज किया। ब्रॉन्ज के बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ आपको मिलती है, ठीक है? अगर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी चीज़ में अगर पालाज का है, तो वो ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स में है मेरे मित्रों, ठीक है? ये बात आप भूलना नहीं, ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। तो ब्रॉन्ज का एक हो जाएगा मूर्ति, एक हो जाएगा पत्थर का, है ना? कोई पत्थर से ना मारे तो वही बात है। और दूसरा है क्ले आर्ट, मतलब टेरिका, मतलब मिट्टी का। मिट्टी को अगर आप पका उका के रखो, तो उसको हम लोग टेराकोटा बोलते हैं, बहुत बार हम ये बता चुके हैं। तो स्कल्पचर में भी 3 पार्ट, आर्किटेक्चर में 4 पार्ट, पेंटिंग में 2 पार्ट और स्कल्पचर में 3 पार्ट, ठीक है? अब देखो हम लोग आर्किटेक्चर से स्टार्ट करते हैं। आर्किटेक्चर में अगर आप देखोगे, बड़े-बड़े बिल्डिंग्स जो बना रहे हो, तो वो सब जनरली क्या चीज़ से बन रहा है? बर्न्ट ब्रिक्स, ईंटा-ओटा टाइप से बना के आप उसको ये कर। पहले अगर पत्थरों से बनाया जाता था, आपको याद अगर हो, तो मौर्याज के टाइम में स्टोन्स स्ट्रक्चर शुरू हो गया था ना काफ़ी। मौर्याज के टाइम में, अशोक के पहले वुड का यूज़ किया जाता था, और अशोक के टाइम में स्टोन्स का यूज़ होना शुरू हो गया था। लेकिन यहाँ पालाज के टाइम में बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ हो रहा है, तो लाइट वेट रहेगा, पत्थर ज़्यादा भारी होता है, लेकिन फिर इसका ड्यूरेबिलिटी भी कम हो जाएगा, क्योंकि पत्थर जो है ना ज़्यादा टाइम तक इंड्योर करता है, कोई भी स्ट्रक्चर पत्थर का। लेकिन बर्न्ट ब्रिक्स, ईंटा उटा का, उतना ज़्यादा टाइम तक आपका ड्यूरेबल नहीं रहेगा। तो आपका लाइट वेट तो हो गया, लेकिन ड्यूरेबिलिटी भी कम हो गई। अब इसमें आर्किटेक्चर में पहला हम लोगों ने देखा था ना कि महाविहाराज है, इसको हम लोग बोलते हैं मोनास्ट्रीज, है ना? मोनास्ट्रीज क्या है? रेसिडेंशियल प्लेसेस हैं जहाँ पे मंक्स लोग ठहरते हैं। एजुकेशनल सेंटर्स भी हैं, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई भी होती है। ऐसा नहीं है कि बस ठहरने का, पढ़ने लिखने का भी व्यवस्था है। जनरली इसका शेप रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर होता है, और बीच में एक आंगन की तरह ओपन कोर्टयार्ड होता है, ठीक है? आप लोग अगर ओपन कोर्टयार्ड नहीं समझ रहे हो, आंगन समझो। अब ये देखो बिहाराज का ये एक फिगर आप बना देना, कभी भी अगर आए तो कुछ नहीं करना है, एगो हई से खींचो लाइन, एगो हई से खींचो, और बीच में जाके
एक ऐसे खींच दो, इसको बना दो आंगन, ये हो गया बरामदा और यहाँ पे ऐसे-ऐसे करके रूम हो गया। तो क्या होता था जैसे अगर विहाराज में अंदर जाओगे ऐसे, तो बीच में आपको आंगन है और आंगन से इधर जाओगे तो बरामदा और बरामदा से जो है अलग-अलग रूम में आप जा सकते हो फिर, समझ रहे हो? अलग-अलग रूम में जा सकते हो। रूम से अगर निकल रहे हो तो बरामदा एक रहेगा, इसमें कोर्टयार्ड इसको आंगन बोलते हैं और इधर से आप एंटर कर सकते हो। अब एक चीज़ आप पकड़ो यहाँ पे, हमने बोला कि जनरली इसका शेप जो है वो रेक्टेंगुलर होता है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा-सा सर्कुलर बनाए हैं। क्यों? क्योंकि ये बनाना आसान है चीज़ें। क्यों बिना मतलब का रेक्टेंगुलर ये सब बनाए, ये सब यही फिगर चल रहा है, लेकिन ये भी फैक्ट बात है कि रेक्टेंगुलर जनरली होता है, कोई दिक्कत नहीं, ये फिगर आप बना के आना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? कहीं-कहीं पे अगर आप देखोगे जो विहाराज है, महाविहाराज वो दुतल्ला है। जैसे विक्रमशिला जो है ना वो दुतल्ला है। ठीक है? तो उसमें क्या था आंगन से ही आपको सीढ़ी ऊपर के लिए बना दिया जाता। तो ये बात आप याद रखोगे। अब महाविहाराज अगर पूछ रहा है तो आपको थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल भी देना पड़ेगा। इन हिस्ट्री जस्ट रिमेंबर दिस कि अगर आप एग्जाम्पल नहीं दे रहे हो मेरे मित्र तो आपको नंबर कम देगा। एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा। मौर्यन आर्ट अगर आप लिख रहे हो और उसके बाद में अशोकन पिलर्स की बात नहीं करोगे यहाँ यहाँ हमको पाया गया तो फिर उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। जेनेरिक आंसर से नंबर नहीं मिलेगा। यू विल हैव टू शोकेस कि भाई आपके पास में डिटेल्स भी है, स्पेसिफिक डिटेल्स। ठीक है? तो अगर आप देखोगे एग्जाम्पल्स तो उदंतपुरी, गोपाल जो फाउंडर हुए पाल डायनेस्टी के उन्होंने उदंतपुरी बनवाया बिहार शरीफ, नालंदा में, है ना? और वो गोपाल के द्वारा बनाया। दूसरा आपको विक्रमशिला, विक्रमशिला महाविहार वो आपको भागलपुर में है और ये धर्मपाल जो सबसे बड़ा राजा हुआ पाल डायनेस्टी का उसने बनवाया। उसके बाद में सोमपुरा ये पहाड़पुर बांग्लादेश में जगह है ये, सोमपुरा क्योंकि उस समय बांग्लादेश भी इंडिया का ही पार्ट था, है ना? तो सोमपुरा भी इन्होंने बनाया, सोमपुरा महाविहार और ये धर्मपाल के द्वारा ही बनाया गया पहाड़पुर बांग्लादेश में। तो ये तीन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट महाविहार है। ठीक है? तो महाविहाराज हो गया। अब आर्किटेक्चर में दूसरा क्या था? चैत्याज। चैत्याज को हमने क्या बताया आपको? बुद्धिस्ट टेम्पल्स है मेरे दोस्त, बुद्धिस्ट मंदिर है ये सब, है ना? और इसको किस तरीके से बनाया जाता है? बांग्ला स्टाइल रूप्स में बनाया जाता था। ठीक है? बंगाल रीजन में है ये दोस्त। तो बंगाल रीजन में एक अपना आर्किटेक्चर का स्टाइल है। अब ये किस तरीके से बनाया जाता था उतना डिटेल में नहीं जाना है बिकॉज हम लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग कीवर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स यूज करने हैं। तो यहाँ पे बंगला स्टाइल रूप्स जो है ना यहाँ पे चैत्याज में बनाया जाता था। ठीक है? और ये स्तूप से ही इंस्पायर्ड हुआ है। स्तूप आपको पता है नीचे में आएगा कि इसको जो है जहाँ पे अवशेष हैं बुद्धा के उसके ऊपर में स्तूप का हमने जो है डायग्राम पीछे भी आपको मौर्यन आर्ट में सिखाया था बनाना, वही सेम स्तूप का स्ट्रक्चर है। उसमें भी हर्मिका, प्रदक्षिण पथ, तोरानाज ये सब आपको होता है। टेम्पल्स उसके बाद में हिंदू टेम्पल्स। अब पालाज भले बुद्धिस्ट हैं लेकिन वो बहुत ही रिलीजियस टॉलरेंस शोकेस करते हैं क्योंकि उनकी जनता हिंदू है और बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स भी बने। और यहाँ पे किस टाइप का हिंदू टेम्पल बन रहा है? नागरा स्टाइल में। हम लोग जब टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो आप देखना कि नॉर्थ इंडिया में अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करो दोस्त तो यहाँ पे ऊपर में आपको नागरा स्टाइल में टेम्पल बनता है और साउथ इंडिया में आपको द्रविड़ स्टाइल का टेम्पल बनता है। ठीक है? तो चूंकि ये नॉर्थ का पार्ट है इसलिए नागरा स्टाइल में ही मंदिर बनेगा, मंदिर नागरा स्टाइल में ही बनेगा। और ये चूंकि बंगाल वाले रीजन से इंस्पायर्ड है, बंगाल वाले रीजन में ये हो रहा है तो वांगा मतलब बंगाली, वांगा नागरा स्टाइल आप लिखोगे कि हिंदू मंदिर जो बनाया जा रहा है वो इस तरीके से बनाया जा रहा है। अब एग्जाम्पल फिर से देना है तो एग्जाम्पल क्या दोगे? गुफा मंदिर, ये कहलगांव भागलपुर में गुफा मंदिर है, केव टेम्पल वो फेमस है। उसके बाद में बोध गया में आपको विष्णुपद टेम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है विष्णुपद टेम्पल बोध गया वाला। ठीक है? यहाँ पे इसका जो है अर्ध मंडप बहुत ही फेमस है, विष्णुपद का अर्ध मंडप जो है बहुत ही फेमस है। ठीक है? तो ये आप टेम्पल्स में कोट करोगे, केव टेम्पल कहलगांव भागलपुर वाला और विष्णुपद टेम्पल बोध गया वाला। ठीक है? अगर आपको महाविहाराज में कोट करना है तो आपको उदंतपुरी, विक्रमशिला और सोमपुरा। अब स्तूपाज की बात करें तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, स्तूपाज सबसे ज्यादा जो है अशोक ने बनवाए हैं, इन इन लोगों ने भी बनवाया बट ऐसा कुछ बहुत ही क्लासिक स्तूपा का एग्जाम्पल इसमें नहीं है तो इतना से काम चलेगा। तो आर्किटेक्चर में हम लोगों ने सब देख लिया। आर्किटेक्चर में हम लोगों ने देख लिया दोस्तों महाविहाराज को, हमने चैत्याज को देख लिया, टेम्पल्स को देख लिया और स्तूपाज को देख लिया। ठीक है? अब हम लोग पेंटिंग्स की बात करेंगे। ठीक? अगर पेंटिंग्स की बात करें दोस्तों, है ना? तो पेंटिंग क्या है? हमने आपको बताया था कि एक आपका मिनिएचर या मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग है। ठीक? एक
और पता है अगर आप वो मिनिएचर फॉर्म ऑफ पेंटिंग जो छोटे लेवल पे अगर मिनिएचर फॉर्म ऑफ पेंटिंग की बात करें तो पालाज को इसका ओरिजिनेटर फाउंडर माना जाता है, क्योंकि उसके पहले इंडिया में छोटे लेवल पे बुक में मिनिएचर फॉर्म में स्मॉल स्केल पे पेंटिंग ही नहीं होती। बड़का बड़का दीवार वाल पे पेंटिंग होती। अजंता केव्स में पेंटिंग हुई है तो दीवार पे हुआ है। वॉल पेंटिंग, मुरल पेंटिंग्स उसको बोलते हैं, फ्रेस्कोज ये सब बोलते हैं। बट ऐसा लाइक छोटे लेवल पे पेंटिंग ही नहीं हुई। तो पालाज आर कंसिडर्ड द फाउंडर्स ऑफ मिनिएचर फॉर्म ऑफ पेंटिंग। ठीक है, और इसी वजह से इनका जो है ये जो कंट्रीब्यूशन है इसके वजह से ये जो स्कूल ऑफ पेंटिंग एक इन्हीं के नाम से चल पड़ी जिसका कि नाम है पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, मीडियम क्या है भाई? मीडियम इसका पाम लीव्स है। ठीक है, पाम लीव्स हमने आपको बताया था कि पहले मैन्युस्क्रिप्ट जो है किताबें पाम लीव्स पे लिखी जाती, पत्तों पे लिखी जाती। ठीक है, और ये क्या हुआ होता था कि जो मिनिएचर पेंटिंग्स होता था वो इलस्ट्रेट करने के लिए होता था। जो भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जैसे प्रज्ञा पारमिता हो गया, ये सब जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है तो उसको इलस्ट्रेट करने के लिए जो है ये सब पेंटिंग की जाती थी। तो आपको ये बात पता हो जाए। जैसे आपको अगर एग्जाम्पल की बात करें, देखो ये प्रज्ञा पारमिता हमने आपको बताया, ठीक है, और पंचरक्ष, ये दो आप एग्जाम्पल जरूर दोगे मिनिएचर पेंटिंग में, प्रज्ञा पारमिता और पंचरक्ष। और प्रज्ञा पारमिता और पंचरक्ष, प्रज्ञा पारमिता और पंचरक्ष ये आप बहुत ही अच्छे से याद कर लो। अगर आप पेंटिंग की बात करोगे ना इनकी, तो देखो पेंटिंग में प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स, जो आप लोगों में से करते होंगे चित्रकारी उनको पता होगा कि इस टाइप के होते हैं कलर्स वहाँ। अगर हम प्राइमरी कलर्स की बात करें यहाँ पे, तो रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट ये यूज किया जाता था मिनिएचर पेंटिंग। ये याद रख लेना, ये हमेशा ही आपको काम आएगा लिखने के लिए। पॉइंट में जो है ना डिटेलिंग होना चाहिए। अगर पेंटिंग के बारे में पूछ लिया पाल आर्ट के, तो आपको डिटेलिंग देनी पड़ेगी। द प्राइमरी कलर्स यूज्ड इन पाल आर्ट पेंटिंग वो जो भी है रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब पेंटिंग में दिखाते क्या थे? बुद्धा के लाइफ से जो है जो भी सीन है कि भाई कब महाविनिष्क्रमण हो रहा है, कब घर छोड़ के, कब निर्वाण प्राप्ति हो रही है, कब पहला सरमन दे रहे हैं। तो बुद्धा के लाइफ में बहुत ही पाइवोटल इवेंट्स हैं, उन सबको जो है करेक्टराइज किया जाता है। महायाना के जो भी डेइटीज हैं, महायाना बुद्धिज्म के, उनको तांत्रिक थीम्स आपको पता है। ये पालाज के टाइम में हिंदू तांत्रिसिज्म जो है ना, हिंदू में तांत्रिक ये सब जो होता है कॉन्सेप्ट, और मतलब उस टाइप को तांत्रिक प्रैक्टिसेस भी फॉलो की जाती है। अब ये पालाज जो थे वो बुद्धिज्म के फॉलोअर्स थे, उसको पैट्रनाइज करते थे। लेकिन हिंदू लोग वहाँ पे जनता में थे और वहाँ पे तांत्रिसिज्म भी चल रहा है। तो इन दोनों का जो है ना, बुद्धिज्म और महायाना बुद्धिज्म और हिंदू तांत्रिसिज्म का जो गठजोड़ हुआ, जो ब्लेंड हुआ, जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ, जो क्रॉस ब्रीडिंग हुआ, उससे आपको पता है क्या बनता है? वज्रयाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। वज्रयाना जो कि बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड था हिंदू तांत्रिक बिलीफ्स से। और इसीलिए जो है पालाज के टाइम में ये वज्रयाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म एक तीसरा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। तो ये बात आप जो है याद रखो। अगर आप आर्टिस्ट की बात करोगे जो पेंटिंग वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो धीमन और बितपाल ये आप लिख के आओगे। इसलिए नहीं मैं बता रहा हूँ कि बस सुन लो और छोड़ दो, ना ना, लिखना है ये सब। धीमन और विद्यपाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो है ना, जो ट्रेडिशन है पेंटिंग का वो अलग अलग जगह गए। ठीक है, पालाज के टाइम में जो पेंटिंग ये लोगों ने करवाया यहाँ पे, जिस तरीके से पैटर्नाइज किया, तो इट वाज इन्फ्लुएंशियल इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल, इंक्लूडिंग नेपाल, तिब्बत और जावा तक में गया, इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप कंक्लूजन देखोगे पाल आर्ट का, तो हम लोग यही बोलेंगे कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। अब ये हो गया मिनिएचर पेंटिंग। अब वॉल पेंटिंग या उसको मूरल पेंटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अगर इसको आप देखोगे तो महाविहाराज जो हम लोगों ने देखा, रेसिडेंशियल प्लेसेस जो है ना, मोनास्ट्रीज हैं, चाहे चैत्याज हो गए जो बुद्धिस्ट टेम्पल, चाहे हिंदू टेम्पल्स हो गए, इन सब के वॉल्स पे वॉल पेंटिंग किया जाता, डेकोरेटिव टाइप का, थोड़ा सा साज सजावट दिखे, अच्छा दिखे उसके लिए। और इसमें एनिमल्स, ह्यूमंस, फ्लावर्स, फूल, बोधिसत्वा ये सब जो है दिखाया जाता था। बोधिसत्वा आपको पता है कि वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स टाइप के ही लोग होते हैं जो कि इनलाइटनमेंट के कगार पे हैं, बट उनके अंदर में कंपैशन इतना है, उनके अंदर में करुणा इतना है बाकी लोगों के लिए कि वो चाहते हैं कि पहले इन लोगों को भी हम इनलाइटनमेंट के पाथ पे
चलवा दे और उसके बाद में हम खुद इनलाइटेंड हो जाएं। तो इसीलिए बोधिसत्व के बारे में ये बोला जाता है कि दे एक्चुअली डिले देयर ओन इनलाइटेनमेंट टू एक्चुअली गाइड अदर पीपल। तो देयरफॉर बोधिसत्वाज बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको है, ये है इस, ठीक है। पद्म पानी, वज्र पानी, ये सब बोधिसत्व हुए, ठीक है, जो अजंता केव्स के ऊपर में पेंटिंग भी की हुई स्कल्पचर। तो ये सब जो है ना यहाँ पे डिपिक्ट किया जा रहा है वॉल पेंटिंग में। अगर आप देखोगे तो ये जो पेंटिंग्स हैं ये अजंता और बाघ केव्स के जो पेंटिंग्स है उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, नेचुरलिस्टिक है, मतलब नेचुरल आपको लगेगा, जैसा नेचर जैसे जिस तरीके से होता है उस तरीके से, ज़्यादा स्टार्क कॉन्ट्रास्टिंग ब्राइट कलर से सब, तो नेचुरलिस्टिक थीम्स है। अजंता और बाघ वाले केव्स के पेंटिंग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है ये वॉल पेंटिंग। अब जैसे एग्जाम्पल फिर आपको देना पड़ेगा, जैसे आपने जो है मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग में या मिनिएचर पेंटिंग में तो याद कर लिया कि कौन से एग्जाम्पल्स हैं, कौन से एग्जाम्पल्स हैं, प्रज्ञा प्रमिता और पंचरक्ष, राइट। तो वॉल पेंटिंग में भी तो कुछ एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो नालंदा में एक जगह है सराय स्थल, सराय स्थल में अगर आप देखोगे तो एक पेंटिंग ऐसा है जिसमें कि एक वुमन जो है, एक औरत जो है वो मेकअप लगा रही है, उसका पेंटिंग है। तो वो आपको लिख के आना है कि वुमन अप्लाइंग मेकअप एट सराय स्थल, ठीक है, ठीक ना। तो ये आप कर लेना, पेंटिंग हो गया। अब स्कल्पचर की अगर बात करें तो अब दोस्तों अगर हम स्कल्पचर्स की बात करें, मूर्ति कला की, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, मतलब ब्रॉन्ज वाला जो मूर्ति है वो बहुत ही बड़े स्केल पे पालाज ने बनाया, ब्रॉन्ज की मूर्ति। और ये कैसे बनता था, लॉस्ट वैक्स टेक्निक होता है, ये सिर्फ प्रदीप, ये टेक्निक है कि किस तरीके से आप ब्रॉन्ज की मूर्तियां बनाएंगे। तो पहले वैक्स का मॉडल बनाते हैं, फिर उसको ब्रॉन्ज का एक मोल्ड बनाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर से, और फिर वैक्स को पिघला देते हैं, तो जो बचता है वो ब्रॉन्ज का पूरा एकदम आपको बढ़िया सा शेप में मूर्ति आ जाता है, उस तरीके से बनाते थे। अब इसमें क्या होता था कि जो मूर्तियां होती हैं ब्रॉन्ज की, तो सामने से जो है ना, फ्रंट साइड से, फ्रंट पार्ट जो है ना बहुत ही ज्यादा ऑर्नामेंटेड होता, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्नामेंट, लेकिन बैक साइड जो है स्कल्पचर्स का वो पूरा प्लेन होता, पीछे से पूरा प्लेन और आगे से पूरा ऑर्नामेंटेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर। थीम्स की अगर आप बात करोगे किस टाइप की मूर्ति बनाई जाती है, किस थीम की मूर्ति, तो जनरली बुद्धिस्ट, ठीक है, मेनली रिलीजियस, तो बुद्धा हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पे ये नीचे आ गया है हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, जैसे विष्णु हो गया, बलराम का भी आपको मूर्ति मिल जाएगा, ठीक है, विष्णु भगवान का भी मूर्ति मिलेगा। और अगर आप देखोगे तो कहाँ कहाँ पे मेन सेंटर्स इसके कहाँ कहाँ पे जहाँ से मूर्तियाँ आपको मिलती, तो नालंदा से आपको बहुत ही ज़्यादा मूर्ति, कुड़कीहर गया का बहुत ही फेमस है, कुड़कीहर जो है ना बहुत ही फेमस है आपका, ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, ठीक है, पाला पीरियड के ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, ब्रॉन्ज मूर्ति कला की बहुत ही फेमस है कुड़कीहर, ये आपको लिखे गया में है। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट जो है वो सुल्तानगंज में, सुल्तानगंज में बुद्धा का एक स्टैंडिंग मूर्ति है, सुल्तानगंज बुद्धा के नाम से बहुत फेमस है वो, स्टैंड, बुद्धा इज स्टैंडिंग इन दैट स्कल्पचर, इन दैट मूर्ति, और इसीलिए वो भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर आप स्कल्पचर की बात आए तो ब्रॉन्ज वाले में नालंदा आप दोगे, नालंदा से भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइप के जो है, बलराम का नालंदा से ही मिला है मूर्ति, ठीक है। तो नालंदा हो गया आपको, कुर्कीहर बहुत ही इम्पोर्टेंट, और आपको सुल्तानगंज बुद्धा हो गया, ये आप कोट करके लिख के आ जाओ, ठीक। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो धीमन एंड वितपाल, मैंने आपको बताया धीमन एंड वितपाल जो है वो इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हुए, स्कल्प्टर्स हुए पाल पीरियड के। और ये अगर आप देखोगे कि ब्रॉन्ज वाले जो ये स्कल्पचर्स बना रहे हैं पाल पीरियड में लोग, ये कंपेरेबल है चोला के नटराज वाले स्कल्पचर से। तो नटराज की अगर आप बात करोगे दोस्तों, तो चोला पीरियड में नटराज स्कल्प मूर्ति है बहुत ही फेमस, नटराज वाला, शिव भगवान को दिखाया जाता है ना लॉर्ड ऑफ द डांस के रूप में, ठीक है, और वो बहुत ही मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट, आप अगर आप देखोगे स्कल्पचर आर्ट की बात अगर करें इंडिया, तो वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल का वो चोला के नटराज वाले, ठीक है। तो एक कंपेरेबल जो पाला पीरियड के जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर कंपेरेबल है चोला नटराज, दैट इज वेरी बिग थिंग, राइट। उसके बाद अगर आप ब्रॉन्ज के बाद में स्टोन स्कल्पचर्स की, पत्थर की मूर्तियों की बात करोगे, तो पत्थर में जनरल ब्लैक बसाल्ट वाले पत्थर से बनाए थे, और ये मुंगेर रीजन, संथाल परगना जो है, अब तो खैर झारखंड में चला गया वो, तो ये सब जगह से जो है वो स्टोन्स जो है मंगाते थे और वहाँ पे फिर मूर्तियाँ बनती।
बहुत ही ज़्यादा ऑर्नामेंटेड है ये भी। ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स जिस तरीके से ऑर्नामेंटेड है उसी तरीके से स्टोन वाले भी ऑर्नामेंटेड। ये हो गया आपका। तीसरा आपका मिट्टी वाला जो टेराकोटा बोलते हैं। तो ये जो है ना वॉल पे, टेम्पल में, मंदिर ये सब पे जो है थोड़ा सा डेकोरेशन करने के लिए ये प्लेक टाइप का बनाया जाता है, जबकि एक ऐसा थोड़ा सा एक बैज टाइप का बना दिया, डिस्क टाइप का बना दिया, उसको जो है वॉल पे लगा दिया इस तरीके से। डेली लाइफ के सीन्स इसमें दिखाए जाते थे। बुद्धिस्ट और हिंदू डेइटीज रिलीजियस थीम्स तो हैं ही, और डेली लाइफ के भी सीन इसमें पोर्ट्रे किए जाते थे। जैसे अगर आपको देखना हो तो विक्रमशिला महाविहार जो है वहाँ पे भी आपको टेराकोटा आर्ट मिलती है, उस महाविहार में भी वॉल्स वगैरह एक्सकेवेट कर। और पहाड़पुर, आपको पता है पहाड़पुर का बांग्लादेश में, वहाँ से भी आपको मिले। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ये हो गया। इसी के साथ हम लोग पाला आर्ट का जितना भी आर्ट फॉर्म है सब हम लोगों ने कैप्चर कर लिया। अब देखो हम लोग क्या देखेंगे, रिलेशनशिप क्या है बुद्धिज्म से, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप खुद ही देखो कि जितना भी चीज़ हो रहा है उसमें बुद्धिज्म कितना इन्फ्लुएंशियल है। अगर आप आर्किटेक्चर से शुरुआत करो, वहाँ पे मोनास्ट्री जो महाविहार बना वो बुद्धिस्ट महाविहार है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए है, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे चैत्याज बनाते हैं वो बुद्धिस्ट टेम्पल्स है, ठीक है। स्तूपाज बनाते हैं जो कि बुद्धा के अवशेष को इंश्राइन करने के लिए बनाते हैं। अगर पेंटिंग देखोगे तो हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग की बात किए तो वो क्या है, प्रज्ञा पारमिता, वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसको कि इलस्ट्रेट किया गया है, पंचरक्ष, राइट। उसके बाद अगर आप वॉल पेंटिंग की बात करोगे तो वॉल पेंटिंग में थीम्स क्या है, बुद्धिस्ट थीम्स है। बुद्धा के अलग अलग जो लाइफ के जो इवेंट्स है उसको दिखाए जा रहे हैं। उसके बाद अगर आप स्कल्पचर्स की बात करोगे, मूर्ति की बात करोगे, तो ब्रॉन्ज में आप देख रहे हो कि बुद्धा का सुल्तानगंज बुद्धा आपको मिलता है। कुर्कीहर में जो है बहुत सारे बुद्धा के इमेजेस मिलते हैं, नालंदा में बहुत सारे बुद्धा, राइट। स्टोन वाले में भी जो है आपको बुद्धा के मिलेंगे। टेराकोटा में भी बुद्धा इमेजेस ये सब मिलते हैं, बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी है आपके थीम्स। तो अगर आप देखोगे कि जितना भी आर्ट फॉर्म है उसमें बुद्धिज्म बहुत ही ज़्यादा डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया हुआ है, एंड देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आप रिलेशनशिप की बात करोगे बुद्धिज्म से तो वही है कि पाला रूलर जो खुद डिवाउट बुद्धिस्ट थे, और इसलिए इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा हेविली इन्फ्लुएंस। अगर आप पैट्रोनेज की बात करोगे तो ये लोग जो है ना स्कल्पचर, मोनास्ट्रीज, टेक्स्ट ये सब जो है पैट्रोनाइज किए, फंडिंग किए कि भाई ये सब होना चाहिए जिससे कि फेथ का स्प्रेड हो। उसके बाद में जो है आर्ट, आर्किटेक्चर और स्कॉलरशिप भी इन बिहाराज में जो कि मोनास्ट्रीज हुए उनमें बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ, ठीक है। उसके बाद में आप जो है देखोगे तो जो भी स्कल्पचर, मूरल्स, मैन्युस्क्रिप्ट हम लोग जो देख रहे हैं उसमें थीम्स क्या है, बुद्धिस्ट थीम्स है। हमने अभी देखा, आप एग्जाम्पल इसमें डाल देना, ठीक। वज्रयाना बुद्धिज्म अलग एक नया स्कूल ऑफ बुद्धिज्म डेवलप होता है ड्यूरिंग द पाला टाइम्स, वो भी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन, एजुकेशनल फंक्शन क्या है, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ये सब आप जैसे प्रज्ञा परमिता हो गया, तो ये सब क्या हो रहा है कि बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है एंड इलस्ट्रेट करके एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू स्प्रेड इट, और स्प्रेड होगा तो बुद्धिज्म स्प्रेड होगा। तो लिंक बहुत ज़्यादा है और इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा है ही। आपने देखा कि बुद्धिज्म का कितना इन्फ्लुएंस है, इनफैक्ट इसके वजह से वज्रयान एक नया स्कूल ऑफ बुद्धिज्म आ गया, ठीक है। तो यही है इसका लिंकेज विद बुद्धिज्म। क्रिटिकल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो बॉन्ड ब्रिक्स पे जो है इनका ज़्यादा ये रहा, जिसकी वजह से ड्यूरेबिलिटी कम हो गई। डिटेलिंग जो अगर बैक साइड में देखोगे स्कल्पचर्स की डिटेलिंग उतने अच्छे से नहीं हुई। ऑर्नामेंटेशन बहुत ज़्यादा है तो नेचुरल ब्यूटी, सामने से जो भी स्कल्पचर्स वगैरह है बहुत ही ज़्यादा ऑर्नामेंट, जिसकी वजह से उसका ब्यूटी कम हो गया। और रिलीजियस थीम्स को बहुत ज़्यादा जो है फोकस किया गया, जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसके वजह से सोशियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो है वो नीचे चला गया। सिग्निफिकेंस क्या है, तो लास्ट ग्रेट फेज बुद्धिज्म का है, ठीक है। नालंदा, विक्रमशिला जैसे जो सेंटर्स है वो हब की तरह उभर के आए। इंटरनेशनलाइजेशन हो गया बुद्धिज्म का, अलग अलग कंट्रीज में फैला, साउथ ईस्ट एशिया में तो फैलाने का बहुत ज़्यादा श्रेय जो है पालाज को दिया जाता है। और जो है ये स्टेट पैट्रोनिज्म ऑफ बुद्धिज्म था, इसका लास्ट फेज था, इसके बाद में बुद्धिज्म डिक्लाइन हो जाता। कंक्लूजन क्या है, गोल्डन एज ये बंगाल का एक क्रिएट होता है, ठीक है। आर्किटेक्चर में अगर आप देखोगे तो गजब ब्रिलियंट जो है आर्किटेक्चर आपको दिखता है यहाँ। स्कल्पचर भी अलग, मूर्ति कला, पिक्टोरियल एक्सीलेंस आपको दिख रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया को भी जो है इन्होंने इन्फ्लुएंस किया। देयरफॉर इसके साथ ही पाला आर्ट समाप्त होता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा।
और अगला लेक्चर फिर हम लोग शेड्यूल में जो दिन है उस दिन हम लोग लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।